आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास पर शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 4th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्लास आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है हमारी सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्नोस्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता नहीं होती वो नहीं होती हमारी निम्नोस्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोहलबर्ग के बारे में। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 1984 में द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही विस्तार से व अच्छे ढंग से बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास होता है उसको प्रस्तुत किया था। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जिस तरफ प्रवृत्त होगा वो होगा हमारी अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बाल विकास का एक जो सिद्धांत नहीं है वो है हमारा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है वो है हमारा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो हमारा सृजनात्मकता से जो संबंधित होता है वो होता है हमारा अपसारी चिंतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते?
बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सभी समीपस्थ्य विकास का वर्णन किया। वाइगोत्स्की ने यह बताया कि अगर कोई बालक कोई कार्य स्वयं कर रहा है और वही कार्य किसी और के सहयोग से कर रहा है तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे ही JPD के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की जिस कथन से सहमत होते वो था हमारा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं। ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की तो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों को और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं हमारे वो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं और जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट के दे, उन पर अधिक ध्यान न दें। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बच्चों की त्रुटियों के बारे में जो कथन हमारा सत्य है वो होता है हमारा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत करें और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अच्छे शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन न करें उन्हें दंड दें। तो अध्यापक को जो सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डॉट डॉट में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, यहाँ पे थोड़ा गलत है ये, परिवारकता स्तर और मूल्य। तो सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में स्वतः उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो।
शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो भारत में भाषिक विभिन्नताएं बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकीय कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन जो है वो है हमारा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का जो अभिप्राय है वो है हमारा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इन सब कथनों में से जो सबसे उपयुक्त कथन है वो है हमारा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? और इन सारे कथनों में से जो इस विषय में सही नहीं है वो है हमारा, बच्चे केवल शिक्षा में सीखते हैं, केवल कक्षा में सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए पद को प्रोत्साहित करना। तो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए जिस रणनीति को अपनाना चाहिए वो होती है हमारी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? तो हमारा सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक है वो होता है हमारा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया और गति समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया और पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो ये लक्षण होता है हमारा पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक और जन्म से 1 वर्ष तक। शैशव काल मतलब हमारी जो शैशवावस्था होती है वो उसकी अवधि जो होती है वो होती है जन्म से लेके 3 वर्ष तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ... अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे के बारे में। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके यह सिद्धांत जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो दिया था। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और पियाजे ने मानव विकास के निर्धारण में आयु की अपेक्षा संज्ञानात्मक विकास तथा तर्क को प्रमुख आधार माना था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ... अवस्था में होता है, वो होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। जो विकास होता है हमारा वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो होता है हमारा सहयोग देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया ... कहलाती है। आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाती है आत्मसात्करण। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।